जिस औरत को उसके ही पति ने पूरे गांव के सामने चोर कहकर ठुकरा दिया था, 8 साल बाद जब वही पति आईएएस बनकर उसी गांव का कलेक्टर बनकर लौटा तो सबसे पहले उसी औरत के पैरों से गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस सविता को उसने अपने हाथों से खोया था वो अब पहले वाली सविता नहीं रही थी। अगर कोई उस दिन गांव के चौपाल पर मौजूद होता तो शायद वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। एक तरफ जिले का नया कलेक्टर सिर झुकाए रो रहा था और दूसरी तरफ एक साधारण सी औरत जिसके हाथों में अब भी खेतों की मिट्टी लगी थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे लेकिन शिकायत नहीं थी। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन कभी कभी वक्त इंसान को इतना बदल देता है कि वह अपनी सबसे बड़ी गलती के सामने खुद को माफ़ भी नहीं कर पाता। यह कहानी है अरुण और सविता की, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया, लेकिन एक झूठ, एक शक, एक खामोशी ने उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 8 साल पहले सूरज की पहली किरण अभी गांव के कच्चे रास्तों पर उतरी भी नहीं थी कि एक छोटे से मिट्टी के घर की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के अंदर एक दुबला पतला लड़का किताबों के बीच बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उसमें थकान नहीं थी। दीवार पर एक कागज़ चिपका था, मंजिल चाहे जितना दूर हो रुकना मना है। लड़के का नाम था अरुण, गरीब किसान का बेटा, लेकिन सपने किसी राजा से छोटे नहीं थे। वह हर दिन 14 घंटे पढ़ता था। गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते, अरे अरुण, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? आखिर में हल ही तो चलाना है। अरुण सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे लोगों को जवाब देना नहीं आता था, उसे सिर्फ मेहनत करनी आती थी। तभी उसकी माँ कमरे में आई। हाथ में पीतल का गिलास था। बेटा, दूध पी लो, रात भर जागे हो। अरुण ने किताबें बंद किए बिना कहा, माँ, बस ये चैप्टर ख़त्म कर लूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरे पिता कहते हैं कि तू एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, और मुझे उनके विश्वास पर भगवान से भी ज़्यादा भरोसा है। अरुण ने पहली बार किताब से नज़र हटाई। उसकी आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, जिस दिन मैं अफसर बनूंगा ना माँ, उस दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथों की ये मेहनत ख़त्म कर दूंगा। अब तुम्हें खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। माँ मुस्कुराई, लेकिन उनके आंसू गालों तक छू चुके थे। उसी समय बाहर से पिता की आवाज़ आई, अरे कलेक्टर साहब, सूरज निकल आया है, अब किताबों से निकलकर खेत भी देख लो। अरुण हंसते हुए बाहर आए। उसके पिता रामस्वरूप की चप्पल तक घिस चुकी थी। धोती पर जगह जगह पैबंद लगे थे, लेकिन चेहरे पर कभी सिकन नहीं रहती थी। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, गरीबी से लड़ना आसान है, लेकिन घमंड से लड़ना बहुत मुश्किल। अगर कभी बड़ा आदमी बन जाए तो पहले इंसान बने रहना। अरुण ने बिना कुछ कहे उनके पैर छू लिए। उसे क्या पता था कि यही शब्द एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आईना बनेंगे। उसी गांव से कुछ दूर दूसरे गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ धो रही थी। उसका नाम था सविता। उसके चेहरे पर बनावटी सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी कि थका हुआ इंसान भी उसे देखकर मुस्कुरा दे। मंदिर के पुजारी अक्सर कहते थे, बेटी, तू भगवान से क्या मांगती है? सविता हर बार हंसकर जवाब देती, अपने लिए कुछ नहीं, बस इतना कि मेरे माँ बाप कभी दुखी ना हो। गरीब थी, लेकिन दिल इतना अमीर था कि रास्ते में मिलने वाले हर भूखे जानवर को अपने हिस्से की रोटी खिला देती।
उस दिन मंदिर से लौटते समय उसे देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। लोग देखकर निकल रहे थे। सविता दौड़कर उनके पास आई। आपने घड़े का पानी उसके चेहरे पर छिड़का और उसे सहारा देकर घर तक छोड़ आई। बूढ़ी औरत जाते जाते सिर्फ इतना बोली, बेटी, भगवान तुझे ऐसा जीवन साथी दे जो तेरे दिल की कीमत समझे। सविता मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। उसे कहा पता था कि भगवान उसकी दुआ सुन भी रहा है और उसकी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। उसी शाम अरुण की बुआ शारदा शहर से गांव लौटी। बाहर से देखने में बहुत धार्मिक, बहुत मीठी बातें करने वाली, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरी हुई। उसे हमेशा यह बात चुभती थी कि रामस्वरूप का बेटा पढ़ा लिखा लिखकर बड़ा आदमी बन जाता है, क्योंकि अगर अरुण सफल हो गया तो उसके अपने बेटे की तुलना लोग उसी से करेंगे। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर ये लड़का ऊपर गया तो मेरा सिर झुक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन उस समय किसी ने उसके चेहरे के पीछे छुपी मुस्कान का मतलब नहीं समझा। अगले ही दिन सविता के पिता महेंद्र सिंह अरुण के घर पहुँचे। हाथ में मिठाई का छोटा सा डिब्बा था। रामस्वरूप ने उन्हें आदर से बैठाया। थोड़ी देर सामान्य बातें हुई। फिर महेंद्र सिंह ने धीरे से कहा, भाई साहब, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर आपको और आपके बेटे को मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी सविता का हाथ अरुण के लिए मांगना चाहता हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामस्वरूप ने अरुण की तरफ देखा। अरुण ने सिर झुका लिया। वह शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ यूपीएससी थी। यह देखकर महेंद्र सिंह मुस्कुराए। बेटा, अगर तुम्हारे मन में कोई सपना है तो उसे मत छोड़ना। मेरी बेटी तुम्हारे सपनों की राह में दीवार नहीं, सराहना बनेगी। पहली बार अरुण ने उनकी आंखों में देखा। वहाँ दिखावा नहीं, सच्चाई थी। रामस्वरूप बोले, पहले दोनों बच्चों एक दूसरे से बात कर लें, फैसला उनका होगा। ज़िंदगी उन्हें साथ बितानी है। अगले रविवार दोनों परिवार मंदिर में मिले। सविता गुलाबी रंग का साधारण सूट पहने कर आई थी। उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था, बस झिझक थी। अरुण सफ़ेद कुर्ता पहनकर आया था। पहली बार दोनों आमने सामने थे। दोनों चुप थे। आखिर सविता ने ही मुस्कुरा कर कहा, सुना है आप बहुत पढ़ते हैं। अरुण हल्का सा हंसा, इतना कि कभी कभी खाना खाना भी भूल जाते हैं। और अगर कोई आपको खाने की याद दिलाए रहा हो तो अरुण पहली बार खुलकर हंसा, तो शायद मैं कभी भूखा नहीं रहूं। दोनों की नज़रें मिली और पहली बार बिना कुछ कहे दोनों के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। आपको कहानी कैसी लग रही कमेंट करें। मंदिर के पीछे बहती छोटी सी नदी के किनारे दोनों कुछ कदम साथ चलने लगे। हवा में आम के ब्योर की खुशबू खुली हुई थी, लेकिन दोनों के बीच अब भी खामोशी थी। आखिरकार सविता ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानो। अरुण मुस्कुराया। अगर जवाब आया तो ज़रूर दूंगा। सविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप आईएएस नहीं बन पाए तब। यह सवाल सुनकर अरुण कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सामने बहते पानी को देखा और धीमे स्वर में बोला, तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा सपना कुर्सी नहीं है, मेरे माँ बाप की मुस्कान है। जब तक वो पूरी नहीं होगी मैं कोशिश करता रहूँगा। सविता के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो सीधे दिल में तक उतर जाती थी। उसने मन ही मन सोचा, भगवान, अगर जीवन साथी देना ही है तो इससे बेहतर इंसान मत देना। उसी शाम दोनों परिवारों में रिश्ता पक्का कर दिया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई, लेकिन भीड़ में खड़ी शारदा बुआ की आंखों में खुशी नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अरुण दिन में खेत में पिता का हाथ बटाता और रात भर पढ़ाई करता। दूसरी तरफ सविता अपने हाथों से शादी के लिए कढ़ाई वाला रूमाल बना रही थी। उसकी माँ ने पूछा, बेटी,
बाजार से खरीद लेते हैं, इतनी मेहनत क्यों? सविता मुस्कुराई। जिस इंसान के सपने इतने बड़े हैं उसके लिए मेरी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? शादी वाले दिन पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और राम स्वरूप की आंखें बार बार भरी जा रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उन्हें घर की बहू नहीं, लक्ष्मी आने वाली है। 7 फेरे के समय पंडित जी ने कहा, आज से तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो। अरुण ने धीरे से सविता की तरफ देखा और मन ही मन वचन लिया, दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। किस्मत उस समय शायद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इंसान सबसे बड़े वादे उसी वक्त करता है जब उसे आने वाले कल का सच नहीं पता होता। विदाई का समय आया। महेंद्र सिंह ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का सिर सहलाया। बेटी, ससुराल में सबका सम्मान करना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी तेरे आत्मसम्मान और किसी रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा आत्मसम्मान को चुनना, क्योंकि जो रिश्ते सम्मान छीन ले वो रिश्ते नहीं, बोझ होते हैं। सविता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पिता के पैर छुए और डोली में बैठ गई। रास्ते भर उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा विश्वास था कि जिस घर में वह जा रही है वहाँ शायद उसे अपना संसार मिलेगा। ससुराल पहुँचते ही रामस्वरूप और उनकी पत्नी ने आरती उतारकर उसका स्वागत किया। अरुण की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज से तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। यह सुनकर सविता की आंखों भर आई। उसी रात जब सब सो गए, अरुण छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था। सविता चुपचाप उसके पास आई और एक गिलास दूध रख दिया। अरुण ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए था। सविता बोली, जिस इंसान के सपने की रखवाली करनी हो उसे नींद बाद में आती है। अरुण पहली बार उसे देखता ही रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसे सिर्फ पत्नी नहीं मिली, उसे अपना सबसे बड़ा सहारा मिल गया है। दिन बीतने लगे। सुबह सविता सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास के साथ रसोई संभालती, ससुराल के लिए चाय बनाती, फिर अरुण के कमरे में धीरे से जाती ताकि उसकी पढ़ाई में बाधा न आए। अगर वह किताबों को पर झुका झुका सो जाता तो सविता बिना उसे जगाए उसके कंधे पर चादर डाल देती। कभी उसकी किताब से छोटे छोटे कागज रख देती जिस पर लिखा होता, एक दिन पूरा गांव आप पर गर्व करेगा। कभी टिफ़िन में उसकी पसंद के आलू के पराठे रख देती और नीचे एक पर्ची छिपा देती, हार मानने का अधिकार सिर्फ उन्हें होता है जिन्होंने कभी कोशिश की हो। आपने तो कभी अभी शुरुआत की है। हर बार वह पर्ची पढ़कर अरुण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझने लगे। एक रात बिजली चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अरुण मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रहा था। सविता उसके पास बैठकर पंखा झेल रही थी ताकि उसे गर्मी ना लगे। अरुण ने किताब बंद कर दी। तुम थक जाओगी। सविता हंसती। अगर आपकी मंजिल तक पहुंचने में मेरी थकान काम आ जाए तो ये सौदा मुझे मंजूर है। अरुण ने पहली बार उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सविता, अगर मैं कभी सफल हुआ तो लोग कहेंगे अरुण IAS बन गया, लेकिन सच ये होगा कि मुझे तुमने बनाया। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि अरुण देख न सके।
लेकिन प्यार में छिपे आंसू भी कहाँ छिपते हैं। उसी समय नीचे आंगन में खड़ी शारदा बुआ यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, जितना ऊंचा उड़ोगे गिरोगे भी उतना ही जोर से, और मैं वो दिन ज़रूर दिखाऊंगी। अगले ही दिन उसने घर में पहली चाल चली। छोटी सी बात को बड़ा बनाकर उसने अरुण की माँ के कान भरने शुरू कर दिए। बहन, नई बहू मीठा बोलती है, लेकिन आजकल की लड़कियों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरुण की माँ ने हंसते हुए कहा, मेरी सविता ऐसी नहीं है। शारदा ने तुरंत जवाब दिया, हर माँ यही सोचती है, जब तक बहुत देर न हो जाए। उस दिन यह बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन शक का बीज मिट्टी में दब चुका था। किसी को नहीं पता था कि यही छोटा सा बीज एक दिन इतना बड़ा जहरीला पेड़ बनेगा, जिसकी छाया में पूरे परिवार की खुशियाँ दम तोड़ देगी। बरसात का मौसम बीत चुका था। खेतों में धान की भालियाँ झूम रही थी और अरुण के घर में खुशियाँ की हरियाली छा गई थी। शादी का 6 महीने हो चुके थे। गांव वाले अब मिसाल देने लगे थे, अगर बहू हो तो सविता जैसी और बेटा हो तो अरुण जैसा। यह सुनकर रामस्वरूप गर्व से मुस्कुरा देता, लेकिन शारदा बुआ के दिल में जलन की आग हर दिन और भड़कती जा रही थी। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से थी कि जिस घर में पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, वहाँ अब हर सुबह हंसी से गूंज उठती थी। उसने तय कर लिया था कि अगर इस घर को तोड़ना है तो सबसे पहले भरोसा तोड़ना होगा। उधर अरुण अपने पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा में पूरी जी जान लगा रहा था। रात के 3 बजे तक पढ़ना, सुबह 5 बजे उठकर खेत में जाना, फिर वही किताबों में डूब जाना। उसकी पूरी दुनिया किताबों में डूबी हुई थी। यही उसकी दुनिया थी, लेकिन अब उसकी इस दुनिया में एक और इंसान शामिल हो चुका था, सविता। वह कभी उसे पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं करती थी, लेकिन हर दिन उसकी हिम्मत बन जाती थी। एक रात अरुण पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर ही सो गया। उनकी उंगलियों में अब भी पेन था। सविता धीरे से कमरे में आई। उसने देखा कि किताब पर गिरती मोमबत्ती की लो कभी भी आग पकड़ सकती है। उसने धीरे से किताब हटाई, पेन की उंगलियों से निकाला और उसके माथे पर गिरे हुए बालों को पीछे किया। तभी अरुण की आंख खुल गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, धीरे से किताब उठाई, सोई नहीं? पेन की उंगलियों से धीरे से कहा, जिसकी मंजिल माथे पर जाग रही हो, उसकी नींद कैसे आ सकती है? अरुण कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। सविता हैरान होकर देखने लगी। डिब्बे के अंदर चांदी की एक साधारण सी पायल थी। ये क्या? उसने पूछा। अरुण हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार शहर गया था किताबें खरीदने। पैसे बहुत कम थे, बड़ी चीज़ नहीं खरीद पाया, लेकिन सोचा मेरी पत्नी के पैरों में हमेशा खुशियों की आवाज़ रहनी चाहिए। सविता की आंखें भर आई। उसने पायल हाथ में ली, लेकिन पहनी नहीं। पहनने की बजाय अरुण की हथेली में वापस रख दी। इसे संभाल कर रखिए, जिस दिन आप IAS बन जाएंगे उसी दिन अपने हाथों से पहनाइएगा। उस दिन ये सिर्फ पायल नहीं होगी, हमारी जीत की निशानी होगी। अरुण ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे लगा कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान उसकी पत्नी है, क्योंकि उसके पास उम्मीद का खजाना था। अगले दिन गांव में तीज का मेला लगा था। सविता अपनी सास के साथ मेले गई। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, खिलौने, झूले, मिठाइयों की खुशबू, पूरा माहौल उत्सव में भरा हुआ था। अचानक सविता की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो भीड़ में रो रही थी। वह तुरंत उसके पास गई। बच्ची सिर्फ इतना कह पाई, माँ खो गई। सविता ने उसे गोद में उठा लिया और घंटों तक उसके माता पिता को ढूंढती रही। आखिरकार जब बच्ची अपनी माँ से मिली तो उसकी माँ रोते हुए सविता के पैरों पर गिर गई। दूर खड़े लोग यह सब देख रहे थे। अरुण की माँ ने गर्व से कहा, भगवान ने सचमुच हमें बेटी दी है।
लेकिन भीड़ के दूसरे कोने में खड़ी शारदा बुआ के चेहरे पर फिर वही कड़वी मुस्कान थी। उसने अपने बेटे विक्रम से कहा, देख रहा है, जितनी तारीफ इस लड़की की बढ़ेगी उतना ही मुश्किल होगा इसे गिराना। अब समय आ गया है कि खेल तेज किया जाए। विक्रम ने पूछा, लेकिन करेंगे क्या? शारदा ने धीमे स्वर में कहा, किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए उसके चरित्र पर दाग लगाना सबसे आसान होता है। उधर अरुण के जीवन का सबसे बड़ा दिन आ चुका था। यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला था। पूरे घर में बेचैनी थी। रामस्वरूप मंदिर चले गए थे। माँ हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जप रही थी। सविता ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह बार बार भगवान से सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मेरी खुशियाँ ले लो, लेकिन इनकी मेहनत खाली मत जाने देना। दोपहर के करीब रिजल्ट आया। अरुण के हाथ काँप रहे थे। उसने रोल नंबर मिलाया और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू बह निकले। सविता, मैं प्रीलिम्स निकल गया। पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। रामस्वरूप ने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ खुशी से रोने लगी। सविता ने भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसी शाम पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। लोग कहने लगे, अब हमारा अरुण एक दिन जरूर कलेक्टर बनेगा। लेकिन उसी रात शारदा बुआ ने अपने कमरे में बैठकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले वर्षों की पूरी कहानी बदल दी। उसने अलमारी से एक पुराना डब्बा निकाला। उसमें कुछ नकली गहने और कुछ पुराने कागज थे। उसने विक्रम से कहा, अब असली खेल शुरू होगा। पहले भरोसा जीतेंगे, फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर इस घर को अंदर से तोड़ दें। विक्रम घबरा गया। अगर सच सामने आ गया तो? शारदा की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। सच से ज़्यादा ताकतवर झूठ होता है अगर उसे बार बार बोला जाए तो। उसी समय दूसरी तरफ छत पर बैठे अरुण और सविता भविष्य के सपने देख रहे थे। अरुण ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा ना, तो सबसे पहले इस गांव की टूटी हुई दीवार बनवाऊंगा, फिर स्कूल में लाइब्रेरी बनवाऊंगा। कोई गरीब बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से अपना सपना नहीं छोड़ेगा। सविता मुस्कुराई और उसके बाद? अरुण ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, वही चांदी की पायल अपने हाथों से पहनाऊंगा और कहूँगा कि इस जीत में मेरा नाम नहीं, तुम्हारा नाम लिखा है। सविता ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों को लगा कि उनकी ज़िंदगी अब सिर्फ खुशियों से भरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी अंधेरी रात में कोई उनके सपनों की नींव खोद रहा था। आने वाले कुछ दिनों में घर की अलमारी से पहले 500 रुपये गायब होंगे, फिर एक सोने का कंगन, और हर बार शक की उंगली धीरे धीरे उसी औरत की तरफ उठेगी जिसने इस घर को अपना घर समझकर हर रिश्ते को दिल से निभाया था। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट पार्ट 2। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीलिम्स पास होने के बाद पूरा गांव अरुण की तारीफ़ कर रहा था। जो लोग कभी कहते थे गरीब का बेटा अफसर नहीं बन सकता, वही अब अपने बच्चे से कहते अरुण जैसा बनो। लेकिन दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ नफ़रत नहीं होती, किसी को और की सफलता से पैदा होने वाली जलन होती है। और शारदा बुआ के दिल में वही जलन अब जहर बन चुकी थी। अगले सोमवार घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई थी। दूर दूर के रिश्तेदार आए। आंगन में औरतें भगवान का भजन गा रही थी। रसोई में सविता सुबह 4 बजे से अकेली काम कर रही थी। उसने चूल्हे पर खीर चढ़ाई, पूड़ियाँ बनाई, सब्जी तैयार की, मेहमानों को पानी पिलाया, और फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। रामस्वरूप ने सबके सामने कहा, भगवान हर घर को ऐसी बहू दे। इसने 6 महीने में इस घर की तस्वीर बदल दी। यह सुनते ही शारदा बुआ के चेहरे की मुस्कान पल भर के लिए गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, अब समय आ गया है कि इस तस्वीर पर पहला दाग लगाया जाए। कथा समाप्त होते ही बुआ अचानक ज़ोर से चिल्लाई, अरे मेरे सोने की अंगूठी कहाँ गई? पूरा आंगन सन्न रह गया। कुछ देर पहले तक जहाँ भजन गूंज रहे थे वहाँ अब फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। अभी तो यहीं रखी थी, बुआ ने नाटक करते हुए कहा। अपनी साड़ी का पल्लू झटका। कोई बाहर का आदमी तो आया नहीं। फिर अंगूठी गई कहाँ? सब लोग इधर उधर देखने लगे। सविता भी घबराकर खोजने लगी।
लगभग आधे घंटे तक पूरा घर छान मारा गया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। तभी शारदा ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं किसी का पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन घर में नई बहू भी है। यह सुनते ही सविता के हाथ वहीं रुक गए, उसकी आंखें फैल गई। बुआ जी, आप क्या कह रही हैं? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। लेकिन अगर दिल साफ है तो डर कैसा? माहौल अचानक भारी हो गया और उनकी माँ तुरंत बोली, दीदी बस कीजिए, मेरी बहू ऐसी नहीं है। लेकिन शारदा वहीं नहीं रुकी। तो फिर तलाशी ले लो, सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर सविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसके ईमान पर सवाल उठाया था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरी तलाशी ले लीजिए, लेकिन आज के बाद मैं आपकी नज़रों में कभी सिर उठाकर नहीं जी पाऊंगी। पूरा घर चुप था। तभी रामस्वरूप आगे बढ़े। उन्होंने सबके सामने दृढ़ आवाज़ में कहा, इस घर की बहू की तलाशी नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन भरोसे की जगह तलाशी लेनी पड़े उस दिन समझ लेना रिश्ते मर चुके हैं। शारदा के चेहरे पर एक पल के लिए हार दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत बात पलट दी। ठीक है, रहने दीजिए, शायद कहीं रखी होगी। बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन शक की पहली लकीर कुछ लोगों के मन में खिंच चुकी थी। रात को सविता चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार भर रही थी। अरुण उसके पास आया। क्या हुआ? सविता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान टूट गई। आज पहली बार लगा कि शायद मैं इस घर की अपनी नहीं हूँ। अरुण ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तुम्हारी इज्जत पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। सविता ने उसकी ओर देखा। अगर कभी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई तब भी। अरुण ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, तब मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। किस्मत शायद उस वक्त भी चुपचाप मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कुछ वादे इंसान दिल से करता है, लेकिन उन्हें निभाने की परीक्षा समय लेता है। अगले ही दिन शारदा ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने अपने बेटे विक्रम को रात के अंधेरे में रामस्वरूप की अलमारी से 500 रुपये निकालने को कहा। सुबह होते ही फिर घर में हंगामा मच गया। अरे पैसे कहाँ गए? इस बार किसी ने सीधे सविता का नाम नहीं लिया, लेकिन सबकी नज़र में एक बार उसकी तरफ ज़रूर उठी। सविता ने महसूस किया कि शक का बोझ किसी पत्थर से भी भारी होता है। उसने पूरे घर के सामने कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने लिया है तो पुलिस बुला लीजिए। रामस्वरूप ने डांटते हुए कहा, बस इस घर में पुलिस का नाम भी कोई नहीं लेगा। लेकिन अरुण की माँ के मन में पहली बार हल्का सा संदेह पैदा हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी खामोशी सविता के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसी रात सविता ने भगवान के सामने दीपक जलाया और रोते हुए कहा, हे ठाकुर जी, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सज़ा देना, लेकिन मेरे चरित्र पर लगा यह दाग मत लगने देना। मैं टूट जाऊंगी। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ी शारदा ने उसे रोते हुए देखा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, रो ले बहू, रो ले, अभी तो आंसुओं की शुरुआत है। असली तूफ़ान तब आएगा जब इस घर का सबसे बड़ा भरोसा भी तेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और उसे क्या पता था कि वह तूफ़ान अब बहुत दूर नहीं था।
क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद घर में सिर्फ पैसे नहीं, रामस्वरूप की पत्नी का वर्षों पुराना सोने का हार भी गायब होने वाला था। और इस बार जो होगा वह सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, बल्कि 2 ज़िंदगियों को हमेशा के लिए अलग कर देने वाला होगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। घर के आंगन में तुलसी के पास धुआं उठ रहा था। सविता रोज की तरह सबसे पहले उठी, आंगन बुहारा, चूल्हा जलाया, सास के लिए अदरक वाली चाय बनाई और फिर रामस्वरूप के पैरों के पास जाकर बैठ गई। बाबूजी, आज आपकी दवाई समय पर खा लीजिएगा। रामस्वरूप मुस्कुराए। बेटी, पिछले जन्म में तू मेरी माँ रही होगी। यह सुनकर सविता हंस पड़ी, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी शारदा की मुठ्ठियाँ भिज गई। उसे समझ आ गया था कि जब तक रामस्वरूप और अरुण सविता का भरोसा करते रहेंगे तब तक उसकी कोई चाल काम नहीं करेगी। इसलिए उसने इस बार ऐसा वार करने का फैसला लिया जो सीधे दिल पर लगे। उसी दोपहर गांव के सबसे बड़े जमींदार चौधरी रघुवीर सिंह उनके परिवार के साथ रामस्वरूप के घर आए। उसकी बेटी की शादी थी और पूरे गांव को निमंत्रण दिया जा रहा था। जाते जाते उन्होंने रामस्वरूप की पत्नी के हाथ में एक लाल मखमली डिब्बा रख दिया। भाभी जी, इसमें हमारी कुल देवी का आशीर्वाद है। शादी वाले दिन पहनकर जरूर आइएगा। डिब्बा खुला तो अंदर एक बेहद कीमती सोने का हार रखा था। सबकी आंखें चमक उठी। रामस्वरूप की पत्नी ने हार वापस रखते हुए कहा, इतना कीमती हार? चौधरी साहब मुस्कुराए। बस 2 दिन की बात है, शादी के बाद ले जाऊंगा। आप हमारी बहन जैसी हैं। शायद शारदा की आंखों में उसी पल एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। रात को जब पूरा घर सो गया, वह दबे पांव उस कमरे में पहुंची जहां हार रखा था। उसने हार उठाया, कपड़े में लपेटा और चुपके से विक्रम को दे दिया। इसे पुरानी बावड़ी के पीछे वाले खंडर में छिपा दे। जब तक मैं ना कहूँ कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। विक्रम डर गया। माँ, अगर पकड़े गए तो? शारदा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतिहास गवाह है बेटा, सबसे बड़ा झूठ वही होता है जिस पर लोग यकीन कर लें। कल पूरा गांव इसी झूठ को सच मानेगा। अगली सुबह घर में हड़कंप मच गया। हार 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 कहाँ गया? और उनकी माँ की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। अलमारी खुली थी, डिब्बा खाली था। कुछ ही मिनटों में घर लोगों से भर गया। चौधरी रघुवीर सिंह भी वहां पहुंच गए। उनका चेहरा उतर चुका था। भाभी जी, मैं जानता हूं आपने नहीं लिया, लेकिन हार तो ढूंढना ही पड़ेगा। शारदा ने इस बार पहले से भी ज़्यादा मासूम चेहरा बनाया। बाहर का आदमी तो आया नहीं, घर में जो थे वही थे। पूरा माहौल भारी हो गया। अरुण उस समय लाइब्रेरी गया हुआ था। उसे खबर भेजी गई। वह दौड़ते हुए घर पहुंचा। घर के बाहर भीड़ थी। अंदर उसकी माँ रो रही थी। सविता एक कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। उसने अरुण को देखकर तो बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अरुण बिना एक पल गवाए उनके पास गया। मुझे पता है। यह सुनकर सविता की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। लेकिन उसी समय शारदा बोली, अगर बहू निर्दोष है तो पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं। इसमें सच सामने आ जाएगा। रामस्वरूप गुस्से से गरज उठे। मैंने कहा ना, मेरी बहू की बेइज्जती नहीं होगी। तभी चौधरी रघुवीर ने भारी आवाज़ में कहा, रामस्वरूप, बात सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल भी है। अगर हार नहीं मिला तो लोग उंगली हम पर ही उठाएंगे। रामस्वरूप की आंखें झुक गई। उन्होंने पहली बार मजबूरी महसूस की। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरी बहू तैयार हो तो तलाशी हो सकती है, लेकिन कोई उसकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें सविता पर टिक गई। सविता के होठ कांप रहे थे। उसने अरुण की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि अरुण कहेगा, नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अरुण चुप था। वह उलझ गया था। एक तरफ पत्नी पर अटूट विश्वास, दूसरी तरफ पूरे गांव और पिता की इज्जत। उसकी यही खामोशी आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाली थी। सविता ने कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है, तलाशी ले लीजिए। अगर इससे बाबूजी की इज्जत बचती है तो मुझे मंजूर है। गांव के बुजुर्ग महिला उसे अंदर कमरे में ले गई। बाहर
सांस जैसे रुक गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर दरवाज़ा खुला, कुछ नहीं मिला। एक बूढ़ी औरत ने बाहर आकर कहा। एक पल के लिए सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय शारदा बुआ अचानक बोली, सिर्फ बहू की नहीं, उसके कमरे की भी तलाशी ले लो। चोर सामने अपने पास थोड़े रखता है, कहीं भी छिपा सकता है। अरुण ने पहली बार तेज आवाज़ में कहा, बस भी कीजिए बुआ। लेकिन अब भीड़ का मन बदल चुका था। 2-4 लोगों के कहना शुरू कर दिया था, कमरे की तलाशी में क्या बुराई है, अगर निर्दोष है तो डर कैसा। धीरे धीरे वह आवाज़ बढ़ने लगी और यहीं से वह मोड़ शुरू हुआ जहां सच अकेला पड़ने लगा और झूठ को भीड़ मिल गई थी। आपको कहानी कैसे लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। भीड़ धीरे धीरे अरुण और सविता के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सविता के कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने एक बार फिर अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखें सिर्फ एक जवाब मांग रही थी, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? अरुण ने उसकी आंखों में देखा। उसके होठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। यही खामोशी आने वाले 8 साल तक हर रात उसे सोने नहीं देगी। कमरे का दरवाज़ा खोला गया। अलमारी, संदूक, कपड़ों की गठरी, बिस्तर, सब कुछ एक एक करके पलट दिया गए। सविता के हाथों से सजे कर रखे गए कपड़े मिट्टी में बिखर गए। उनकी शादी का लाल जोड़ा भी ज़मीन पर गिर पड़ा। वह झुककर उसे उठाने लगी, लेकिन एक औरत ने कहा, अभी रहने दो, पहले तलाशी पूरी होने दो। उस एक वाक्य ने सविता के दिल को भीतर से तोड़ दिया। जिसे तोड़ जोड़े को पहनकर वह इस घर में आई थी, आज उसी घर में उसकी इज्जत की तरह वह भी धूल में पड़ा था। तभी शारदा ने जोर से कहा, अरे ये क्या है? सबकी नज़र उसकी ओर घूम गई। उसने बिस्तर के नीचे से एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली निकाली। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। पोटली खोली गई और अगले ही पल उसमें वही सोने का हार चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर की सांसें रोक दी हो। अरुण की माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। चौधरी रघुबीर सिंह की आंखें फैल गई, रामस्वरूप जैसे पत्थर बन गए। और सविता, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके सामने हुआ क्या है। उसने कांपते हुए हार को देखा, फिर शारदा की तरफ, फिर अरुण की तरफ। ये कहाँ से आ गया? उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं, भगवान की कसम, मैंने नहीं लिया। शारदा ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। हाय राम, इतनी बड़ी चोरी और ऊपर से झूठ! हमने तो इसे बेटी समझा था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। इतनी सीधी बनती थी, देखा, जो ज़्यादा अच्छे बनते हैं वही ऐसे निकलते हैं। गरीबी क्या क्या नहीं करवा देती। हर शब्द सविता के सीने में तीर की तरह उतर रहा था। वह दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ी। बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या बेटी अपने ही घर में चोरी करेगी? रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हार की तरफ देखा, फिर सविता की तरफ। उनका दिल कह रहा था कि बहू निर्दोष है, लेकिन उनकी आंखों के सामने पड़ा हार उनके विश्वास को तोड़ रहा था। उसी समय चौधरी रघुवीर सिंह ने कठोर स्वर में कहा, रामस्वरूप, अब फैसला तुम्हें करना है। अगर बात गांव की पंचायत तक पहुंची तो तुम्हारे परिवार की इज्जत भी जाएगी और मेरी भी। सविता अचानक अरुण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ पकड़ कांप रहे थे। उसने अरुण की दोनों हथेलियां पकड़ ली। मेरी तरफ देखिए, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर कहिए, क्या आपको लगता है कि मैंने चोरी की है? पूरा आंगन शांत हो गया। हर किसी ने नज़र अब सिर्फ अरुण पर थी। अरुण ने सविता की आंखों में देखा। उस आंखों में डर था, दर्द था, लेकिन झूठ नहीं था। उसका दिल चीख कर कह रहा था कि सविता निर्दोष है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सविता निर्दोष है तो
हार उसके कमरे में कैसे आया? यही वह पल था जहां उसे अपनी पत्नी का हाथ और मजबूती से पकड़ना चाहिए था, लेकिन इंसान जब सच और सबूत के बीच फंस जाते हैं तो कई बार सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अरुण ने धीरे से अपना हाथ सविता की पकड़ से छुड़वा लिया। बस इतना ही हुआ, लेकिन सविता को लगा जैसे किसी ने उनकी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया उसके हाथ से छीन ली हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, विश्वास टूटकर गिर गया। उसने एक कदम पीछे लिया और धीमी आवाज़ में कहा, आज आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, मेरा पूरा जीवन छोड़ दिया है। यह सुनकर अरुण की पलकें झुक गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। तभी भीड़ में से किसी ने आवाज़ लगाई, ऐसी औरतों को पुलिस के हवाले कर देने दो। दूसरा बोला, नहीं, पहले पंचायत बैठेगी। तीसरा बोला, चोर को इस घर में रहने की कोई हक नहीं। शारदा के होठों पर छिपी मुस्कान अब उसके झुके हुए चेहरे के पीछे सुरक्षित थी। उसकी पहली बड़ी चाल सफल हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि झूठ की जीत हमेशा थोड़े समय की होती है और उसका सबसे बड़ा हिसाब अभी बाकी था। उसी समय रामस्वरूप ने कांपती आवाज़ में कहा, कोई पुलिस नहीं बुलाएगा, पहले गांव की पंचायत फैसला करेगी। पंचायत का नाम सुनते ही सविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता था गांव की पंचायत में सच से ज़्यादा असर लोगों की राय का होता है। उसे आखिरी बार अरुण की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ विश्वास था। और शायद पहली बार अरुण ने महसूस किया कि कभी-कभी इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कोई गलत काम करके नहीं, बल्कि समय पर सही इंसान का साथ देकर ना देकर भी करता है। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। उस रात पूरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। आंगन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कभी इस घर में शाम होते ही हंसी सुनाई देती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो। और सच भी यही था, आज एक रिश्ते की मौत हो चुकी थी। सविता अपने कमरे के कोने में बैठी थी। वही कमरा जहाँ कभी वह और अरुण अपने सपनों की बातें किया करते। वही कमरा जहाँ उसने कितनी ही रातें जाकर उसके लिए चाय बनाई। वही कमरा जहाँ उसने उसके नोट संभाले, उसकी किताबों पर कवर चढ़ाए थे, उसकी हर हार के बाद उसे हिम्मत दी थी। लेकिन आज उसी कमरे की हर चीज़ उसे पराई लग रही थी। उसके सामने वह चांदी की पायल रखी थी जो अरुण ने उसे दी थी। उसने उसे हाथ में लिया, आंखों से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, अगर मैंने सच में कोई गलती की तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ अरुण छत पर अकेला बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। सविता का कांपता हुआ चेहरा, उसकी भीगी आंखें और उसका सवाल, क्या आपको लगता है कि मैंने चोरी की है? वह खुद से लड़ रहा था। उसका दिल कह रहा था कि सविता निर्दोष है, लेकिन फिर वही हार उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहा था। तभी पीछे से रामस्वरूप आए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सच बता, तेरे दिल में क्या है? अरुण की आंखें भर आई। बापूजी, मेरा दिल कहता है कि सविता ऐसा नहीं कर सकती। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली। मेरा दिल भी यही कह रहा है, लेकिन पूरा गांव जो देख चुका है उसके कैसे छुटलाएं? अरुण चुप हो गया। रामस्वरूप ने आकाश की तरफ देखा और बोला, याद रख, कई बार जिंदगी में सच दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। यह कहकर वह चले गए, लेकिन अरुण ने भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। अगली सुबह पंचायत बैठी। पूरे गांव के लोग चौपाल पर जमा थे। कुछ लोग उत्सुक थे,
कुछ न्याय की बात कर रहे थे और कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। चौपाल के बीच में 5 कुर्सियां रखी गई थी। सरपंच और गांव के बुजुर्ग वहां बैठे थे। एक तरफ रामस्वरूप का परिवार था और दूसरी तरफ सविता सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसने रात भर एक पल भी नहीं सोया था। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, आज पंचायत यह तय करेगी कि हार चोरी के मामले में क्या सच है। फिर उन्होंने सविता की तरफ देखा। बेटी, क्या तुम मानती हो कि हार तुम्हारे कमरे में मिला? सविता ने धीरे से कहा, जी मिला था। और क्या तुमने उसे लिया? इस बार उसने सिर उठाकर पूरे गांव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। नहीं, मैंने कभी किसी की एक सुई तक नहीं चुराई। भीड़ में हलचल हुई। तभी शारदा खड़ी हो गई। अगर इसने चोरी नहीं की तो हार इसके कमरे में कैसे आया? यह सवाल सुनते ही लोग फिर फुसफुसाने लगे। सरपंच ने अरुण को बुलाया। बेटा, तुम इसके पति हो, तुम्हें क्या लगता है? पूरा चौपाल शांत हो गया। सविता की सांसें थम गई। उसे लगा था कि अब अरुण खड़ा होगा और कहेगा, मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है। लेकिन अरुण खड़ा हुआ और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानता। बस इतना ही, 3 शब्द। लेकिन उस 3 शब्दों में सविता की पूरी दुनिया तोड़ दी। अगर अरुण उस दिन उसे चोर कह देता तो शायद उसे इतना दर्द नहीं होता। लेकिन उसका मैं नहीं जानता उससे भी ज़्यादा क्रूर था, क्योंकि उसमें भरोसा भी नहीं था और साथ भी नहीं था। सविता ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके आंसू अब सूख चुके थे। शायद अब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ चुका था तो आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। पंचायत में बहस कई घंटों तक चली। आखिरकार सरपंच ने फैसला सुनाया। चोरी साबित नहीं हुई है, लेकिन हार बहू के कमरे में मिला है। इसलिए गांव में बदनामी से बचने के लिए दोनों परिवार आपसी सहमति से रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। यह सुनते ही सविता की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। महेंद्र सिंह की आंखें लाल हो गई। उन्होंने अरुण की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरुण सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय सविता धीरे धीरे उठी। पूरा गांव उसे देख रहा था। वह सीधे अरुण के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक वह उसे देखती रही। फिर अपने हाथ से मंगलसूत्र उतारा और उसकी हथेली में रख दिया। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। जिस रिश्ते में विश्वास मर जाए, वहाँ में ये धागा सिर्फ गले का बोझ बन जाता है। अरुण के हाथ कांप गए। सविता, लेकिन पहली बार सविता ने उसे रोका। नहीं अरुण जी, आज मुझे बोलने दीजिए। जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप चुप थे। आज मेरी बारी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह निकल रहा था। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। मैं इस गाँव से सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, आज आपने मुझे खोया नहीं है, आपने उस इंसान को खो दिया है जो आपकी हर हार में आपके साथ खड़ा था। यह कहकर वह मुड़ गई। पूरी चौपाल में सिर्फ उसके पायल की आवाज़ गूंज रही थी और शायद उसी आवाज़ के साथ अरुण की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात जब पूरा गांव उसे टूटते हुए रिश्ते की बात कर रहा था, एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। और वह राज छिपा था शारदा के बेटे विक्रम के डर में, जो अब अपनी माँ को झूठ का बोझ सह नहीं पा रहा था। आपको कहानी कैसे लगी? अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब इस कहानी पर 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे और 500 लाइक आ जाएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने होगा।